मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। संस्कृत व्याकरण का पहला चैप्टर पर आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हमने संस्कृत व्याकरण का लगभग में 30 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो 2024 का है। उसका क्वालिटी थोड़ा गिरा हुआ था, कहने का मतलब क्वालिटी बेकार था, तो इस वजह से हम नया वीडियो उसी टॉपिक पर, उसी सीरीज पर लेकर आए हैं। तो अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, लेकिन स्पेशली संस्कृत को ध्यान में रखकर बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग आज पहला चैप्टर में पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण वर्ण चैप्टर के बारे में। किसके बारे में? व्याकरण और वर्ण के बारे में। तो संस्कृत व्याकरण, तो पहला क्या है? तो संस्कृत व्याकरण। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्याकरण। अगर पूछेगा व्याकरण किसे कहते हैं तो सिंपल, बचपन में पढ़ा होगा। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखता। उसे क्या यहाँ चेंज हो जाएगा? नहीं, जो बचपन में पढ़े हैं वही क ख वहाँ भी पढ़ा था, अंडे क ख यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। व्याकरण वर्ण चैप्टर का मतलब ही है क ख। क्या है? कैसे है अभी हम बताते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्याकरण किसे कहते हैं तो पटाख से न चिपका देगा क्या कि वह विद्या या शास्त्र, वह विद्या या शास्त्र जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखता, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो वह विद्या या शास्त्र जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखता, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है, क्या? शुद्ध शुद्ध। शुद्ध शुद्ध पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम? व्याकरण। जैसे मान लो कि हम यहाँ लिखे हैं व्याकरण, ये जो पढ़ रहे हैं ना व्याकरण, ये भी किसके अंतर्गत में है? व्याकरण के अंतर्गत। हम व्याकरण को व्याकरण बोले, क्या ये शुद्ध उच्चारण है? नहीं है। जैसे मान लो यहाँ संस्कृत लिखे हैं, संस्कृत को हम बोले संस्कृत, क्या संस्कृत शुद्ध भाषा बोले? हम शुद्ध से पढ़ना सीखे? नहीं। तो सिंपल सा मतलब है, अगर शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखता, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। जैसे देखो, एक वर्ड, एक वाक्य हम लिखते हैं, राम जाता है। तो राम जाता है, पहले तो हम लिख दिए, लिखे तो ये किसके अंतर्गत आ गया? व्याकरण। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं राम जाता है, तो राम जाता है पढ़े ना, राकेम और राम जाके तक जाता है, तो ये भी किसके अंतर्गत आ गया? व्याकरण। अब पढ़कर हम बोलकर सुना दिए तुम लोग को राम जाता है, तो पहले तो लिखे फिर पढ़े, उसके बाद तुम लोग को सुना दिए, यानी पढ़ते हुए सुना दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। जैसे मान लो सीता खाती है, सीता खाती है, तो सीता खाती है, इसमें क्या? अगर हम लिखे तो ये हो गया व्याकरण, पढ़े तो ये हो गया एक तरह का पढ़ना, और अगर बोल दिए तो ये भी क्या है? बोलना। तो ये तीनों चीज, लिखना, पढ़ना, बोलना, किसके अंतर्गत आता है? तो आपका व्याकरण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अच्छा, हम लोग बस इसी का पोस्टमार्टम करेंगे ना, तो हमको वर्ण के बारे में पता चल जाएगा। किसके बारे में पता चल जाएगा? वर्ण के बारे में। तो पहला कोई एक वर्ड ले लो, क्या है? तो राम जाता है। देखो, राम जाता है, इसमें तीन वो क्या है? तो एक राम है, दूसरा क्या है? जाता है, तीसरा क्या है? सब। तो सिंपल, ये तो पहले तो पूरा क्या है? तो वाक्य है। पहले क्या है? एक नंबर में वाक्य हो गया। देखो, टोटल वाक्य है, वाक्य में जो प्रयोग होता है ना उसको पद बोला जाता है। वाक्य में जो भी चीज प्रयोग होता है उसको शब्द नहीं पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद। तो राम जाता है, तो राम एक पद है, जाता एक पद है, और है भी एक क्या है? तो पद है। तो पद, पद को ही क्या बोला जाता है? शब्द। कब बोला जाता है शब्द? जब ये वाक्य में प्रयोग ना हो। जैसे मान लो राम जाता है, हम राम को अलग कर दें,
राम को अलग कर दे तो राम क्या हो जाएगा? शब्द। लेकिन किसी वाक्य में प्रयोग होगा राम तो उसको हम क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? जैसे मान लो अगर हम लिखे सीता, सीता ये क्या है? शब्द है। सीता क्या है? लेकिन यहाँ जो सीता ये क्या है? पद, क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हुआ। तो जो वाक्य में प्रयोग होता है उसको बोलते हैं पद, और जो अलग से रहता है यानी जो अकेला अकेला में रहता है उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, दोनों में कुछ अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। पद ही शब्द है और शब्द ही क्या है? पद। बस इतना याद रखना, अगर वाक्य में प्रयोग होगा तो पद, अगर अकेला है तो शब्द। समझ में आ गया? तो उसके बाद क्या आता है? तो वर्ण आता है। क्या आता है? वर्ण। कैसे? जैसे देखो यहाँ सीता, सीता को हम तोड़ते हैं तो पहला आ जाएगा स, क्या आ जाएगा? स। उसके बाद ई, दीर्घई जिसको बोलते हैं बड़ी। उसके बाद त, उसके बाद क्या? अ, क्या आ जाएगा? आ, सीता। तो ये जो स, हर्षई, त, आ है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ण। कैसे बोलेंगे? यहां तक समझ में आ गया ना? अगर सब वाक्य में प्रयोग होगा तो क्या बोलेंगे? पद। अकेला रहेगा तो शब्द बोलेंगे। अगर हम लिख दिए तो ये व्याकरण के अंतर्गत, पढ़ दिए ये भी किसके अंतर्गत? व्याकरण। अगर हम पढ़कर सुना दिए यानी बोल दिए तो ये भी किसके अंतर्गत? इसीलिए अगर पूछेगा ना व्याकरण किसे कहते हैं तो वह विद्या या शास्त्र जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक मिटा दे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जितने भी सब्जेक्ट है यानी जो भी विषय है ना उसका कोई ना कोई पिता होता है। जैसे मान लो अगर हम बोलेंगे जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, है ना, उसी प्रकार यहाँ हम संस्कृत का भी पढ़ेंगे। तो अगर पूछेगा ना कि संस्कृत व्याकरण का पिता, व्याकरण समझ में आ गया? वह शब्द, वह विद्या या शास्त्र जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखता उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। पूछेगा कि व्याकरण का जनक कौन? संस्कृत व्याकरण का जनक कौन? तो संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। कौन है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? पूछो कौन सा? उसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी, यानी वो 8 अध्याय में बटा हुआ था। कितने अध्याय में बटा हुआ था? 8 अध्याय में। उसी का एक भाग है, अष्टाध्यायी का ही एक भाग है जिसका नाम है संस्कृत व्याकरण। क्या नाम है? संस्कृत व्याकरण। तो जो संस्कृत व्याकरण है ये किसका अंश है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ का अंश है। किसका अंश है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी ग्रंथ को कौन लिखा है? महर्षि पाणिनि। इसका मतलब संस्कृत व्याकरण का जनक कौन हो गया? महर्षि पाणिनि। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, अगर जब संस्कृत व्याकरण का जनक है तो हिंदी व्याकरण का भी जनक होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? तो अगर पूछेगा ना हिंदी व्याकरण का जनक कौन है तो याद रखना क्या? दामोदर गुप्त पंडित। हिंदी व्याकरण का जनक और संस्कृत व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि। क्या कोई दिक्कत? तो बताओ हिंदी व्याकरण का जनक दामोदर गुप्त पंडित। दामोदर गुप्त मोदी, वो मोदी नहीं, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं, दामोदर गुप्त पंडित। अगर पूछेगा संस्कृत व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि। क्या कोई दिक्कत? देखो ये तो व्याकरण का बात हो गया। एक होता है साहित्य। हिंदी में क्या होता है? एक साहित्य। तो कभी कभी सवाल करता है कि बताओ बबुआ हिंदी साहित्य का जनक कौन है? हिंदी साहित्य का जनक? सिंपल सा बात, जैसे मान लो कि एक लड़का है, पति पत्नी है, तो पति का भी माँ बाप होगा, पत्नी का भी माँ बाप होगा। दोनों का घर अलग अलग जगह था, एक जगह बाद में ना मेल हुआ है। तो अगर पूछेगा लड़का का बाप तो ससुर का नाम बोलेगा ना, अपना बाप का नाम। अगर बात करेगा लड़की का बाप तो वो अपना बाप का नाम बोलेगा। उसी प्रकार एक साहित्य होता, एक होता व्याकरण। अगर पूछेगा ना हिंदी व्याकरण का जनक तो क्या बोलेगा? दामोदर गुप्त पंडित। अगर हिंदी साहित्य का जनक बोलेगा तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत बड़ा नाम है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हिंदी साहित्य का जनक है, पिता है। यानी इसी के बदौलत जितने भी साहित्य जो भी चीज लिखा है हिंदी में इसी के बदौलत है। यानी इन्होंने ही पहली बार क्या किया था? तो शुरुआत किया था। तो अगर आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य का जनक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य का जनक। और हिंदी व्याकरण का जनक दामोदर गुप्त पंडित। संस्कृत व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि देखो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है।
कौन? महर्षि पाणिनि। जहां जहां संस्कृत पढ़ा जाएगा वहां वहां किसका नाम लिया जाएगा? महर्षि पाणिनि का। तो जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है ना, तो उसका तुलना किसी और से किया जाता है, मतलब किसी और व्यक्ति का तुलना उससे किया जाता है। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो मेरे लगभग में 10 वीडियो में कमेंट आया है जूनियर खान सर। कौन? जूनियर, यानी मेरा तुलना किससे हो रहा है? कभी खान सर से, ठीक, जूनियर खान सर। कहने का मतलब थोड़ा बहुत उसके स्टाइल में हम पढ़ाते होंगे, या थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मिलता होगा, या समझाने का तरीका वैसा होगा। तो उसी प्रकार जैसे संस्कृत का जनक पाणिनि कहा जाता है ना, उसी प्रकार हिंदी में बोला जाता है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? यानी पाणिनि के तरह बुद्धि किसको था हिंदी साहित्य में, हिंदी में? तो उसका नाम था किशोरीदास वाजपेयी। क्या नाम था? किशोरीदास वाजपेयी। तो हम जितना भी चीज बोले हैं एक बार इसको बोर्ड पे हम क्या कर देते, छाप देते, उसके बाद समझा देंगे। तो चलिए हम क्या बताए थे आप लोग को कि संस्कृत व्याकरण का जनक है महर्षि पाणिनि। क्या कोई दिक्कत नहीं? संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का एक क्या है? तो अंश है। यानी अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, इसी का एक अंश है क्या? तो संस्कृत व्याकरण। और इसका रचना कौन किया है? महर्षि पाणिनि। हिंदी व्याकरण का जनक बोला जाता है दामोदर गुप्त पंडित को। किसको कहा जाता है? अगर पूछेगा हिंदी व्याकरण का जनक कौन है? दामोदर गुप्त पंडित। कोई ये ना बोल देना दामोदर दास नरेंद्र मोदी, नहीं बहुत ये भी बोल देगा। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण का जनक किशोरीदास वाजपेयी। और आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक बोला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है आप लोग को? आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे जो व्याकरण जो हम पढ़ेंगे, व्याकरण का 3 भाग होता है, चाहे वो संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो। उर्दू में भी पढ़ेगा। व्याकरण के कितने भाग हैं? 3। यानी कहने का मतलब है जो व्याकरण का निर्माण होता है वो 3 चीज से होता है। कितने चीज से होता है? 3। तो अगर पूछेगा व्याकरण का कितना भाग? 3 भाग। व्याकरण का कितना भाग? 3 भाग। सबसे पहले हम ले लेते हैं वाक्य। सबसे बड़ा क्या होता है व्याकरण में? वाक्य। वाक्य से छोटा होता है पद। पद यानी तो हम बोल सकते हैं इसको हम शब्द। और इससे छोटा होता है वर्ण। इससे छोटा क्या होता? वर्ण से छोटा कुछ भी नहीं होता है। यानी व्याकरण में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। अगर पूछेगा वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उच्चारण की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वाक्य का खंड या टुकड़ा हो सकता। तो व्याकरण में कितना चीज इंपोर्टेंट है? कितना? व्याकरण का कितना भाग हो गया? 3। वाक्य, पद और वर्ण। तो सबसे पहले वाक्य का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अगर हम इसको संस्कृत में बनाएंगे तो होगा राम विद्यालयम गच्छति। तो हम संस्कृत में भी बना देते हैं राम विद्यालयम गच्छति। क्या कोई दिक्कत? अगर हम अंग्रेजी में बनाए तो हो जाएगा राम गोज टू। राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। राम विद्यालयम गच्छति। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। ये आपका हो गया हिंदी, ये हो गया संस्कृत और ये हो गया इंग्लिश। देखो ये आपका वाक्य है। ये क्या हो गया? वाक्य। अब हम इसमें पद खोजेंगे। तो किसी भी, जैसे हम बताएं कि किसी भी वाक्य में जो भी चीज प्रयोग होगा, जो शब्द प्रयोग होगा, उस शब्द को शब्द न बोलकर क्या बोलेंगे? पद। तो पहला पद हो गया राम, दूसरा पद हो गया स्कूल, तीसरा पद हो गया जाता है भी मान सकते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया आपका क्या?
हिंदी। संस्कृत में राम विद्यालयम गच्छति। और यहाँ क्या अगर पूछेगा वर्ड, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे वर्ड, तो पहला राम वर्ड हो गया, गोज हो गया, टू हो गया, स्कूल हो गया, ये सब क्या है तो आपका वर्ड है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या था वाक्य में जो प्रयोग हुआ उसको हम क्या बोलेंगे पद। जैसे राम, अच्छा राम को अगर हम अलग कर देंगे इस वाक्य से तो क्या बन जाएगा, वो शब्द बन जाएगा। अब देखो राम को ही तोड़ो, रा म, तो ये क्या हो जाएगा वर्ण। और इसको भी तोड़ सकता है, रा को लिख सकता है र प्लस आ, यानी र आ, मो को लिख सकता है मो हलन प्लस अ, यहाँ भी प्लस कर दो। तो देखो एक रो आया है ये भी वर्ण है, आ आया है ये भी वर्ण है, मो आया है ये भी वर्ण है, और ओ आया है ये भी। क्या इससे छोटा कर सकता है कुछ, इससे भी छोटा होगा। मो हलन जो ओ से होगा मो, समझ में आए लो। तो ये आपका क्या है, तो सबसे पहले वाक्य देख लिया वाक्य, उसके बाद वाक्य में जो भी चीज प्रयोग होगा उसको बोलेंगे शब्द। हम उसको अलग कर देंगे तो सॉरी पद, अगर वही पद को अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा शब्द, और शब्द को तोड़ देगा तो उसको क्या बोलेंगे वर्ड। और हम अभी जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं, यानी सारा ताम झाम जो भी होगा सब किसका होगा वर्ण का। और वैसे भी वर्ण हम लोग शुरू से पढ़े हैं, बचपने में पढ़ा होगा, जिस समय रोता होगा ना बैठते बैठते मुद्द देता होगा उसी समय पढ़ा होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ण पढ़ने वाले हैं। क्या इसको हम मिटा दे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, वर्ण के बारे में। वर्ण को बोलते हैं क्या अंग्रेजी में, लेटर। कौन लेटर, लव लेटर, ठीक ना। लेटर का मतलब पत्र भी होता है, वर्ण भी होता है, अक्षर भी होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ दोनों लव लगा देगा तो लव लेटर हो जाएगा, ठीक ना। ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा, तो पहले ज्वाइनिंग लेटर तब हाँ समझ में आ गया, नहीं तो लेटा मार दो। तो वर्ण अगर पूछेगा किसे कहते हैं, तो उच्चारण का वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, खंड करने पर उसका खंड या टुकड़ा ना होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्या फिर से बोलिए सर जी क्या बोले, तो हम लिख देते हैं, बोलेंगे ना। उच्चारण का वह, तो उच्चारण का वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ण कहते हैं। तो तुम लोग का मन में सवाल आता होगा, क्या सर केवल यही इसका एक परिभाषा है, दूसरा परिभाषा नहीं होगा? तो इसका दूसरा भी परिभाषा है। तो क्या, तो सिंपल, अगला अगर परिभाषा अगर बोलने का मन होगा तो बोल देना, नहीं तो ये भी ठीक है। तो दूसरा परिभाषा ये हो सकता है, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे कि हम पहले बताए थे। व्याकरण की सबसे, यानी इसके बाद कोई छोटका हवे नहीं करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण। तो उच्चारण का वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे में देखो, जैसे में हो जाएगा क ख ग घ, अंग तक, ओ आ भी इसी में आएगा, अ आ हर्षई दीर्घई, ये सब भी क्या है, तो वर्ण है। क्या इससे छोटा कुछ होता है, अभी तक पढ़ी, इससे छोटा नहीं ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। अगला देखो, वर्ण के दो भेद हैं, वर्ण के दो भेद है। अगर पूछेगा कि वर्ण को क्या गो लइका, दो गो, कितना लइका, दो। पहला हो जाएगा स्वर वर्ण, पहला क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण। दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण, पहला क्या, स्वर वर्ण, पहला क्या, और दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण। तो अगर पूछेगा वर्ण के कितना भाग है, दो भाग, या वर्ण के कितना भेद है, दो भेद है। पहला क्या, स्वर वर्ण, दूसरा क्या, व्यंजन वर्ण। तो ये दोनों को ना हम बारी बारी से क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। इस वीडियो को लंबा न करने के वजह से हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के दो भाग, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लेते आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।